Hello friends, welcome to the MP's Institute of Physics. This is Mihir Patel here. Welcome to the lecture series of Chapter 2, Units and Measurement. For this session, we will discuss about basics and dimensional formula of some important physical quantity from the concept of heat. Means इस सेशन में हम जो 11 स्टैंडर्ड्स में हीट के रिलेटेड जो चैप्टर्स है उसमें से जो इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. So if you go through the first one, very first quantity, that is temperature. So obviously, as in previous session we discussed that temperature is a fundamental physical quantity. Temperature is a fundamental physical quantity. It comes under the SI unit. So obviously, in case of that, what does it mean? Temperature means what? So simple case of temperature, we can say that temperature is the degree of hotness or coldness of a body. बहुत सिंपल सा मीनिंग अगर हमको बोलना हो तो कोई भी एक सिंपल बॉडी को जो हम फोकस करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं, तो उस बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस, उसका जो डिग्री रिलेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं. हाँ, ऑब्वियसली इसके बहुत सारे पैरामीटर्स वो चैप्टर में हमें लर्न करने होंगे, बट यहाँ पर हमारा मेन टारगेट है डायमेंशनल फॉर्मूला. बट जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप लर्न करते हो तो वैसे ही मगअप नहीं करना है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं उसको भी थोड़ा रिकॉल करना होता है. तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के लिए जो हमारा बेस यूनिट है केल्विन, तो उसके ऊपर से ही हम यहाँ पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते हैं. दैट मीन्स के और उसके पावर में सिंपली हम क्या रखते हैं 1. रिगार्डिंग माई पॉइंट, उसके पावर में हम क्या रखते हैं 1. सो आई कैन से दैट with respect to this case you can identify कि जहां जहां अभी टेम्परेचर का रिलेशन आएगा वहां वहां हमें केल्विन का पावर कंपोनेंट लिखना होगा. ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आएगा, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन सिंपली आप समझ लो टेम्परेचर है फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे K1. ओके विद दिस, आप साथ में लिखते रहिएगा. राइट. सेकेंड पॉइंट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हीट. सी दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो सबसे पहले हीट बेसिकली है क्या? सो यू मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया. Heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness or a coldness. See, interesting point है. टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है? डिग्री इंडिकेट करता है. और वो जो डिग्री की इफेक्ट होती है, मीन्स जो सेंसेशन होता है, उसके रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं. सो ऑब्वियसली heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness or a coldness. और उसके लिए हम सिंपल एग्जांपल बोल सकते हैं. यहां पर सपोज अगर हम पीस ऑफ आइस को टच करते हैं तो क्या होगा? हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी टूवर्ड्स आइस एंड वी फील कोल्ड. मीन्स याद रखना, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो कैसा है? हाई. राइट.
सो आइस का टेम्परेचर कैसा था? जो आइस का टेम्परेचर था वो कैसा था? लो था. सो अकॉर्डिंग टू दिस particular concentration gradient rule, we can say that heat is going to move from higher temperature to the lower temperature region up to the equilibrium. Please keep in mind, up to the equilibrium. So हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो अल्टीमेटली वो ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स द आइस. ओके. दूसरा एक एग्जांपल, सिमिलरली सपोज इफ वी स्टैंड नियर ए फायर, heat from the fire flows towards our body and we feel hot. yes, so again यही हुआ. फायर के केस में फायर का टेम्परेचर ज्यादा है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियसली फायर की ओर से हमारी बॉडी की तरफ ये हीट मूव होता है. सो इन अ नटशेल, हीट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. बहुत सिंपल सा. अभी आप एक चीज याद रखना, हीट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. अभी मैं क्या लिखता हूं, अब देखिए. पहले मैंने हीट लिखा, हीट के लिए मैं सिंपल फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूं. अगर मैं एनर्जी को यहां पर आइडेंटिफाई करूं तो उसके लिए मेरे को क्या याद करना पड़ेगा? ऑब्वियसली नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन. बेसिकली इन फिजिक्स जो वर्क डन का कॉन्सेप्ट है, मीन्स जो वर्क हम करते हैं, इट इन दैट केस वी डायरेक्टली रिलेट विद दैट एनर्जी कंपोनेंट. सो आप एनर्जी बोलोगे या वर्क डन बोलोगे, दोनों कैसे हो जाएंगे? सेम. दैट मीन्स अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला जानते हो, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में बहुत बार किया हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो ऑब्वियसली फोर्स का यूनिट क्या है? m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या था? l1. सो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला वर्क डन का आप सबको याद है, तो अभी दिमाग में अच्छी तरह से बिठा देना कि आप हीट बोलो तो भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, आप एनर्जी बोलो तो भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, आप वर्क डन बोलो तो भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा. और हाँ, दूसरा एक बाइफर्केशन भी आपको यहां पर मैं बोल दूं. मैंने एक काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन आपको करवाया था प्रीवियसली, यू कैन रिकॉल दैट. उसमें 1/2 को हमने इग्नोर किया था, उसकी कोई जरूरत नहीं है. m मीन्स मास, वन टाइम आ गया. वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है, सो बेसिकली वो l1 t-1 और उसके पावर में 2 हो गया, तो ये m1 l2 t-2 हो गया. देखिए ये एनर्जी का फॉर्म है ना, ये एनर्जी का फॉर्म है, तो उसका भी यहां पर इक्वेशन आपको क्या मिला काइनेटिक एनर्जी का? m1 l2 t-2. अभी और एक एनर्जी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, थर्ड वन, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. इसको तो आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, ये सेपरेट क्वांटिटी की तरह भी आप लिख सकते हो. देखो पोटेंशियल एनर्जी में मास आया, तो आंखें बंद करके मास को क्या लिखना है? m1. ये जो g है ना, g, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन बस उतना रीड करोगे तो भी चलेगा. एक्सेलरेशन क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद है ना? एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मीटर क्या हो जाएगा? l1 और सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस, सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2, राइट. और ये हाइट है, h मीन्स क्या है? हाइट. तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? l1. चलो इसको कंबाइन करो, m1 हो गया, ये 1 + 1 l2 हो गया, और t क्या हो गया? -2. मीन्स अभी एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया. आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखना, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया. ये वर्क डन का फॉर्मूला आप देख सकते हो. मीन्स आप सिंपली हीट बोलो, एनर्जी बोलो, वर्क बोलो, काइनेटिक एनर्जी बोलो या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोलो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा. एक बार फिर से कैलकुलेट करो,
1 heat, second energy, third work done, fourth kinetic energy, fifth potential energy. मीन्स ये 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, फिर भी हर एक का आंसर कैसा है, सेम है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आपको फोकस करना है होगा तो ये सारे पॉइंट्स को आप एक तरह से रीड करना सीखो और उसको समझो. सो आई थिंक नाउ concept of heat is clear. Okay, let us move forward to the next point, that is the concept of latent heat. latent heat का मीनिंग क्या है वो सबसे पहले हमें समझना है. तो मैं बहुत सिंपल सी चीज यहां पर आपको फोकस करना चाहूंगा कि जो latent heat का यहां पर मीनिंग है वो क्या होता है. सिंपली इफ आई से कि आपको एक कांस्टेंट कंडीशन दे दी जाए टेम्परेचर की एज वेल एज प्रेशर की. ओके, सो इन दैट केस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का फिजिकल स्टेट कन्वर्ट करना है. मींस अगर मैं ऑब्जेक्ट का फिजिकल स्टेट बोलूं तो आप लोग मुझे क्या बोलोगे, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैसियस कंपोनेंट. ओके, सो ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है उसको मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और एल्स लिक्विड को मुझे गैस में कन्वर्ट करना है. तो ऑब्वियसली आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी बेसिक्स लर्न करके आए हो, तो मैं बोल सकता हूं कि सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस फ्री ऑफ कॉस्ट तो कन्वर्ट होने वाले नहीं है. मींस वो मुफ्त में कन्वर्ट नहीं होंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, वी हैव टू सप्लाई सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट. दैट मीन्स हमें यहां पर कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. एंड ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, यू कैन रीड दिस नाउ, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the state of unit mass of a substance at constant temperature and pressure is called latent heat of a substance. मान लो कि आपके पास यहां पर सिंपल 1 किलोग्राम आइस है. ओके, आइस माने कैसा हुआ, सॉलिड. उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो वाटर में, माने क्या हो गया, लिक्विड. तो ऑब्वियसली वो फ्री में नहीं होगा. सपोज अगर आपने यहां पर यूनिट मास ऑफ आइस लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. मींस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू चेंज द फिजिकल स्टेट. फिर से बोलो, amount of heat required per unit mass to change the physical state at constant temperature and pressure is called latent heat of the substance. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा नहीं होता हर एक सब्सटेंस के लिए लेटेंट हीट फिक्स होती है. सब्सटेंस चेंज होगा, लेटेंट हीट चेंज हो जाएगी. सब्सटेंस चेंज होगा, लेटेंट हीट चेंज हो जाएगी. सो उस केस में सिंपली अगर सॉलिड टू लिक्विड जाते हो ना तो उस लेटेंट हीट को हमने नाम दिया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या नाम दिया है, उस लेटेंट हीट को हमने यहां पर नाम दिया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और लिक्विड टू द गैस जो हीट हमको सप्लाई करनी पड़ेगी उसको हमने नाम दिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. उसको क्या नाम दिया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. So after discussing all this parameter in a nutshell, सिंपल बोलना हो तो क्या बोलेंगे, कोई भी एक बॉडी ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, उसका अगर फिजिकल स्टेट कन्वर्ट करना है तो हमको कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा. सो टू चेंज आउट द फिजिकल स्टेट ऑफ अ यूनिट मास इट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट. हो गया सिंपल. तो
ऑब्वियसली ये हीट है तो उसको एसआई में लिखे तो जूल लिखेंगे, सीजीएस में लिखना है तो कैलोरी, यहां पर किलोग्राम और यहां पर सिंपल। अगर मैं लेटेंट हीट की बात एसआई यूनिट में करूंगा तो मास क्या आएगा किलोग्राम, और सीजीएस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा ग्राम। तो उसका यूनिट क्या बन गया बोलो, एक यूनिट बनेगा जूल पर किलोग्राम और दूसरा क्या बनेगा कैलोरी पर ग्राम। अभी उसके बाद ये होने के बाद उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल, फिर से मैं यहां पर एक बार फॉर्मूला लिख दूं। न्यूमरेटर को हम क्या बोलते हैं हीट, मैंने अभी प्रीवियस में ही समझाया, हीट आए एनर्जी आए सब जगह क्या होता है वर्क डन का ही फॉर्मूला लिखना होता है। तो ये मैंने लिख दिया वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में कौन है मास है, सिंपल मास, तो लिख दिया यहां पर m1। बोलो m1 कट हो गया, क्या बचा L2 T-2 और ये m1 तो चला गया। तो फाइनली दिस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सब पॉइंट्स यहां पर क्लियर कर दिए हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट स्पेसिफिक हीट। तो बच्चों याद रखो कि जो लेटेंट हीट थी उसके कंसेप्ट में स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस क्या है, ऐसे याद रखना है। स्पेसिफिक हीट कोई नई चीज आ गई है ऐसे मत याद रखो, उसको कंपैरिजन में याद रखो, लेटेंट हीट के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हो कि लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में मैं सिंपल डिफरेंस बोल देता हूं पहले तो, कि यहां पर ऑब्जेक्ट का मींस कोई भी अगर आप बॉडी लोगे ना तो उसका टेम्परेचर सिर्फ आपको चेंज करना है। मींस टू रेज द टेम्परेचर आपको हीट चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज करना है। मींस याद रखना, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ पर्टिकुलर बॉडी। हमको सिर्फ क्या करना है, जो बॉडी है उसका टेम्परेचर चेंज करना है। सो अभी आप रीड करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस may be defined as amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance through 1 degree of the substance through 1 degree। means बहुत सिंपल, यूनिट मास है और उसका टेम्परेचर यूनिट वैल्यू में मींस 1 डिग्री में आपको चेंज करना है। सो फॉर दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। बहुत सिंपल हो गया। लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस क्या हुआ, लेटेंट हीट में फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है बॉडी का, मींस सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, वैसे यहां पर सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा। एंड फॉर दैट जो हीट चाहिए उसे हम क्या नाम देते हैं, स्पेसिफिक हीट। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन टू द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर, दो चीज पर वो फोकस करता है। देखो न्यूमरेटर में कौन है, हीट है, तो ऑब्वियसली किलो कैलोरी और जूल आएगा। यहां पर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आपने कैलोरी और जूल देख लिया, डिनोमिनेटर में देखो मास को सीजीएस में लिखना है तो ग्राम इनवर्स हो जाएगा, पता चला ना, ऊपर जाएगा। और यहां पर एसआई यूनिट में क्या होगा किलोग्राम, लेकिन ऊपर जाएगा तो इनवर्स। सीजीएस में डिग्री सेल्सियस होता है, ऊपर जाएगा तो सेल्सियस इनवर्स। एसआई यूनिट में केल्विन होता है तो केल्विन ऊपर जाएगा तो केल्विन इनवर्स। ये उसके स्पेसिफिक यूनिट्स हो गए। अभी हमको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है। तो फिर से मैं एक बार यहां पर उसका फॉर्मूला लिख देता हूं, क्यू सी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। बच्चों मैंने सिखाया था कि डेल्टा का कोई रोल नहीं होता, सो फॉरगेट अबाउट दैट। ओके, न्यूमरेटर में कौन है, हीट, तो अभी तो कम से कम
20 टाइम्स आ गया वर्क डन। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया m1L2T-2। हीट कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ जो मास है उसके लिए मैं लिखूंगा m1। टेम्परेचर के लिए मुझे क्या लिखना है, K1। ऑब्वियसली m1 क्या हो गए, कट। तो यहाँ पर वैल्यू मुझे क्या मिला, L2T-2 K-1। प्लीज कीप इन माइंड, ये L2, ये T-2 और ये K ऊपर गया, सो हो गया K-1। एंड दिस वन इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक हीट। वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर अच्छी तरह से क्लियर करना। नाउ द नेक्स्ट वन, कंसेप्ट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कंसेप्ट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अभी हम जब थर्मल कंडक्टिविटी की यहां पर बात करते हैं तो मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। आप यहां पर देख सकते हो एक क्यूब जैसा दिख रहा है, ओके। ये क्यूब में ये एक शेडेड पोर्शन जो है वो है हॉट सरफेस, और ये जो राइट साइड जो आपको दिख रहा है वो है कोल्ड सरफेस। तो ऑब्वियसली दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, T1 T2। और जैसा कि मैंने आगे अभी ही समझाया है कि हीट कहां से कहां फ्लो होती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो यू कैन सी दिस फ्लो ऑफ हीट। यहां पर हमने एक स्पेसिफिक एरिया भी लिया हुआ है। तो यहां पर हमें एक चीज बताई गई है कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होती है ना फ्रॉम हॉट टू द कोल्ड फेस, तो वो कौन से पैरामीटर्स पर फोकस करती है, कौन से पैरामीटर्स यहां पर आइडेंटिफाइड इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में सिंपली मैं आपको बोल सकता हूं, उस केस में मैं सिंपली आपको यहां पर बोल दूं कि ये है क्या, सिंपल। जो हीट है ना वो सबसे पहले आप देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यू कैन सी दिस, यहाँ की इक्वेशन भी आप देखते जाइए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिख गया। जो टेम्परेचर डिफरेंस है दो फेस का बराबर, उनके भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ये आप देख सकते हो टेम्परेचर भी आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। उसके बाद जो टाइम है उसके भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रिलेशन में है। दैट मीन्स 3 different physical quantities are there. First area, second temperature, third time, और ये तीनों के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, where it is inversely proportional to the thickness of the block. थिकनेस मीन्स क्या, हमारा जो x वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये x वैल्यू, ये थिकनेस है। ऑब्वियसली ब्लॉक अगर बड़ा होगा तो हीट को यहां से यहां जाने में क्या होगी, देरी होगी ना। तो बहुत क्लियर है, जैसे थिकनेस इंक्रीज होती है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज गोइंग टू डिक्रीज, ओके। तो ये प्रोपोर्शनलिटी मैंने यहां पर रखा। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करूंगा तो मेरे को क्या लिखना है, कैपिटल के। और ये जो कैपिटल के है वो बेसिकली हम उसको क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट। लेकिन वो कांस्टेंट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, याद रखना। बस सिंपली उसमें से हमने क्या किया, के को सब्जेक्ट बनाया। ये के आप देख सकते हो Q इंटू एक्स, ये Q इंटू एक्स हो गया। ये पूरा जो न्यूमरेटर था अगर सामने जाएगा तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर यहां पर डिनोमिनेटर में चला गया। नाउ यू कैन सी दिस। अगर हमें इसका यूनिट लिखना है तो देखो, हीट है पहला तो जूल आ गया ऐसा यूनिट में, एक्स मींस मीटर आ गया, नीचे एरिया मीटर स्क्वायर हो गया। यू कैन सी दिस, मीटर स्क्वायर हो गया यहां पर, राइट। ये जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, केल्विन। और ऑब्वियसली टाइम, टाइम क्या होता है, सेकेंड वैल्यू, तो वो एस लिख दिया। अभी जो नीचे जो बेसिक क्वांटिटीज हमें है, मींस एक मीटर यहां पर था और यहां मीटर स्क्वायर था, तो डिनोमिनेटर में 1 मीटर बचेगा, वो सीधा ऊपर आएगा तो इनवर्स हो गया। ये पूरा इनवर्स फॉर्म हमने लिख दिया। बड़ा याद करो आप लोग की पावर इज इक्वल्स टू, ये कंसेप्ट में करवाता हूं, क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। वर्क डन अपॉन टाइम होता है, वो क्या होता है, जूल पर सेकेंड। 9th स्टैंडर्ड याद कर लो, 9th स्टैंडर्ड।
ये जूल पर सेकंड है ना, ये पावर कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम क्या यूनिट देते हैं, वॉट। यू कैन सी दिस, ये वॉट आया, जूल पर सेकंड चला गया और उसकी जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर, वॉट। बाकी मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स तो एज इट इज है ही, वो आप देख सकते हो। और सीजीएस में जाएंगे तो जूल की जगह कैलोरी, सेकंड तो एज इट इज रहेगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और यहाँ पर केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस, सब इनवर्स फॉर्म में। ओके, सो वंस अगेन आप थोड़ा दिमाग में बिठा दीजिए कि थर्मल कंडक्टिविटी है क्या, एक हीट ट्रांसफर रेट को एक्सप्लेन करता है। मींस कोई भी हॉट सरफेस से जब कोल्ड सरफेस में कोई भी हीट जाएगी तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो हमने बोला कि 3 ऐसी क्वांटिटी है जिसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके इनवर्स प्रोपोर्शन में है। उसका प्रोपोर्शनलिटी रेशियो हमने लिखा, उसको रिमूव करके हमने कांस्टेंट लिखा, वो कांस्टेंट को कैपिटल के बोला, उसका नाम क्या हुआ, थर्मल कंडक्टिविटी। और वो जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसको ये हमने यहाँ अच्छी तरह से पुट कर दिया और उसका हमने यूनिट डिराइव किया। नाउ अगर इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है तो चलो हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला को। चलो के हमारा है वैल्यू बराबर, तो इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूं। सबसे पहले आप लोग न्यूमरेटर देखो, चलो न्यूमरेटर में क्यू है ना, तो क्यू हीट होता है, तो हीट क्या होता है बोलो, वर्क डन का ही फॉर्मूला होता है m1L2T-2, ये लिख दिया हमने। ये x है, क्या है x मीन्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, L1 होता है। ओके, तो हो गया न्यूमरेटर क्लियर। अभी डिनोमिनेटर देखो बारी बारी से, एरिया का स्क्वायर मीन्स, या सॉरी एरिया मीन्स मीटर का स्क्वायर, तो एरिया की जगह में क्या लिखना है, L2। एरिया है तो हो गया मीटर स्क्वायर, वो लेंथ के लिए आएगा तो हमने क्या लिख दिया, L2। उसके बाद कौन है, टेम्परेचर का डिफरेंस। बेटा ये इंटरेस्टिंग चीज है, ये याद रखना, 2 बार टेम्परेचर है लेकिन बीच में माइनस है, तो बेसिकली मैं इसको क्या बोलता हूं, डेल्टा टी। इसको मैं क्या बोलता हूं बोलो, डेल्टा टी। उसका मीनिंग क्या हुआ, डेल्टा का कोई रोल नहीं होता। आप कंफ्यूज मत होना, 2 बार टेम्परेचर है और बीच में माइनस है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाता हूं। T1 माइनस T2 मीन्स डेल्टा टी हो गया, डेल्टा का तो कोई रोल नहीं होता, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के लिए क्या है, केल्विन, तो सीधा मैं क्या लिख दूंगा, K1। और टाइम तो ऑब्वियसली बहुत इजी है, T1। चलो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले m को पकड़ो, कितनी बार है, सिंगल टाइम, तो m1 लिख दिया। अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो डिनोमिनेटर में L2 है, न्यूमरेटर में भी L2 था, तो कैंसिल कर दिया सीधा मैंने। तो अभी न्यूमरेटर में सिर्फ एक बार L1 बचा हुआ है, वो मैंने लिख दिया। T1 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली वो क्या हो गया, -3। और केल्विन जो ऊपर जाएगा उसको भी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, माइनस। सो ऑब्वियसली ये जो हुआ हमारा फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी का, m1L1T-3 K-1। परफेक्ट विद दिस, बहुत अच्छी तरह से आपको ये लिखना है। ओके, सो फाइनली ये पूरा थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ क्लियर हुआ। उसका बेसिक डायग्राम के रिलेशन के बाद हमने उसका डेफिनेशन पॉइंट्स लर्न किया, उसके बाद इक्वेशन, और फाइनली यूनिट्स विथ डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ लास्ट कंसेप्ट इस सेशन का है ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। सिंपल, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ये है ना, आप करेक्ट कर देना, ये अल्फा है बेसिकली। क्या है, अल्फा, अल्फा है वो, आप सिंपल वो आप करेक्ट कर देना। सो इफ यू गो थ्रू दिस वंस अगेन, आइडेंटिफाई कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, उसे हम अल्फा बोलते हैं। उसका जो सिंपल फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है वो आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना यहाँ पर। So to identify this, you can see the increase in length upon original length into rise in temperature.
this one is the basic formula. If you identify, this one is the basic formula. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फिर से एक बार देखिए, अल्फा है, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। अगर उसको समझना है तो कैसे समझेंगे वो एक बार आप देख लो, कि मान लो कि आपके पास ऐसा एक सिंपल सा रॉड है, मेटल रॉड, जिसका लेंथ है L, लेकिन अभी आप उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसका टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में अगर मेटल रॉड की लेंथ इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली उसमें क्या हुआ, ऑब्वियसली उस फेज में हमें को क्या मिलेगा, चेंज इन लेंथ हमें देखने को मिलेगा। सो जो चेंज इन लेंथ हमें देखने को मिलती है वो है डेल्टा एल, वो है डेल्टा एल। जो चेंज इन लेंथ हमें मिलेगी वो है डेल्टा एल। सो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये एक बेसिकली ये है अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, अल्फा इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन विच इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ, हमने उसको क्या लिखा, डेल्टा एल। हमारा जो यहां पर लेंथ जो चेंज होता है उसका डेल्टा एल लिखा, ओरिजिनल लेंथ था उसको हमने क्या लिखा है, एल, और डिनोमिनेटर में देख सकते हो जो चेंज इन टेम्परेचर है उसको हमने क्या लिखा है, डेल्टा टी। नाउ इफ आई फोकस ऑन दिस, यहां पर जो कंपोनेंट हमें यहां पर आइडेंटिफाई होते हैं, तो ये डेल्टा का तो कोई रोल होता नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला में, हमने उसको डिलीट कर दिया। ये लेंथ अपॉन लेंथ है तो वो भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर लेंथ अपॉन लेंथ भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन यहां पर सिंपल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, K1, तो ऑब्वियसली ऊपर ले गए तो क्या हो गया, K-1। सो उस केस में ये उसका बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यहां पर मिला। हमने जो उसकी पैटर्न बोली कि अल्टीमेटली डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसमें हमने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द मटेरियल ऑफ सॉलिड रॉड इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में इंक्रीज इन लेंथ आएगा, डिनोमिनेटर में क्या है, ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का लेंथ है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या बन गए, सेल्सियस इनवर्स एज वेल एज केल्विन इनवर्स। ये दोनों पॉइंट हमें यहां पर आइडेंटिफाई होते हुए मिलते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन रियलाइज कि इसका बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर क्लियर हो गया, राइट। नाउ सो दीज आर दी 6 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। याद रखना डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन में जो इंपॉर्टेंट है अभी वो मैंने लिए है, इसके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। सो जैसे जैसे आप चैप्टर्स लर्न करते जाएंगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अभी भी हीट के कंसेप्ट में मिलेगी, दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट सेशंस। स्टे कनेक्टेड विथ अस, थैंक यू।